जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों को, जिसमें से हम लोग उसका वर्गीकरण करके पढ़े थे। भारत में लगभग 200 नदी थी, तो 200 नदियों का हम लोग वर्गीकरण किए थे। 200 नदियों को ऐसे इस तरह से पढ़ना तो आसान है नहीं, इसका वर्गीकरण करके पढ़े थे, इसका डिवाइडेशन किए थे। तो इसको हम 4 भागों में विभाजित किए थे। 4 भाग कौन से थे? तो पहला था हिमालयी नदी। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ थी, हिमालयी नदी के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें पढ़े थे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय नदियों को। प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ही साथ तटीय नदियों को भी देख लिए थे, तट के किनारे जो नदियां हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है अंतःस्थलीय नदियाँ। अंतःस्थलीय नदियाँ, तो आज हम लोग देख लेते हैं अंतःस्थलीय नदियाँ। अब अंतःस्थलीय नदियों को की बात करें, अंतःस्थलीय नदियों की अगर बात करें तो यह नदियाँ ये किस तरह की नदी होती हैं? तो ये अंतःस्थलीय नदियाँ जो होती हैं, जब नदी किसी सागर या महासागर में न गिरकर, ये नदी अंतःस्थलीय नदी किसी महासागर या सागर में न गिरकर अपने आंतरिक भाग में ही समा जाती हैं, तो वही अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाते हैं या फिर अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती हैं। ये किसी सागर महासागर में न गिरकर अपने आंतरिक भाग में ही समाहित हो जाती हैं, आंतरिक भाग में ही समाहित हो जाती हैं। तो ऐसी नदियों को हम अंतःस्थलीय नदी तंत्र या अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ छोटी नदियां हैं। राजस्थान में ऐसी नदियां बहुत देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी। तो कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कुछ ही दूर प्रवाहित होकर या फिर जाकर अपने ही राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र को विलुप्त कर लेती हैं। उनका जो प्रवाह क्षेत्र है उसी राज्य में विलुप्त हो जाता है। तो अब इनका जल तो समुद्र तक पहुंच नहीं पा रहा है। जब समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है तो इन्हें ही आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है, यानी कि आंतरिक अंतःस्थलीय नदियों के अंतर्गत इसे ही रखा जाएगा, इसे ही अंतःस्थलीय नदियों के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे अंतःस्थलीय नदियों में हम पढ़ेंगे घग्घर नदी और आपका है लूनी नदी, सरस्वती नदी, ये सब। और राजस्थान में ही आपको मिलेगा काकनी, कातली, साबी, मेंथा, बाडी, रूपनगढ़, वहीं घग्घर में मिलेगी। ये सब नदियाँ आपकी अंतःस्थलीय नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घग्घर नदी। सबसे पहले घग्घर नदी पढ़ लेते हैं। घग्घर नदी की बात करें तो यह एक अंतः प्रवाही नदी है सबसे पहले, और यह एक मौसमी धार वाली नदी है। ज़्यादातर जो अंतःस्थलीय नदियाँ होती हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं, बारहमासी नहीं होती। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, और ये सब जो प्रायद्वीपीय नदी हैं या फिर अंतःस्थलीय नदी हैं, ये सब मौसमी धार की होती हैं। मौसम के अनुसार जब बारिश होता है तब इसमें पानी का प्रवाह होता है, जो निचले हिमालय की चोटी पर उठने के बाद पंजाब हरियाणा को विभाजित करती है। ये नदी पंजाब हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये देखिए सतलुज नदी यही है, ये पंजाब हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये नदी कितनी लंबी है?
465 किलोमीटर। घग्घर नदी 465 किलोमीटर लंबी है और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान देखिए जैसलमेर है, ये राजस्थान जोधपुर, राजस्थान बीकानेर, ये राजस्थान में जा रही है। और पंजाब, ये यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है। हरियाणा और पंजाब को दो भागों में विभाजित कर रही है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कालका। कालका के निकट शिवालिक पहाड़ी है, तो शिवालिक पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ी से होता है। यह नदी पंजाब व हरियाणा को दो भागों में विभाजित कर रही है। और पंजाब व हरियाणा से बहकर ये हनुमानगढ़ ज़िले में पहुंचती है। हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी नामक स्थान पर पहुंचती है। और वहीं टिब्बी नामक स्थान पर पहुंचकर ये भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। यहीं पर आपको एक दुर्ग मिलेगा, भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ ज़िले से आगे बढ़ती है तो टिब्बी पहुंचती है। टिब्बी पहुंचने के बाद ये भटनेर के दुर्ग के पास ही जाकर समाप्त हो जाती हैं। ये तो थी आपकी घग्घर नदी। अब आगे देख लेते हैं सरस्वती नदी। आगे देखेंगे सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी की बात करें तो देखिए सरस्वती नदी और घग्घर नदी, तो घग्घर नदी यहीं पर सरस्वती नदी का ही भाग है। घग्घर नदी यहीं पर थोड़ा सा घग्घर नदी है, बाकी पूरी की पूरी सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। तो घग्घर नदी यानी सरस्वती नदी, वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए घग्घर नदी को ही भी हम दिखा देते हैं आपको दूसरे इमेज में। तो ये है आपकी घग्घर नदी, देखिए यहाँ ये है आपकी घग्घर नदी, ये आपकी घग्घर रिवर है और ये ओल्ड बेड ऑफ सरस्वती है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को ही घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग घग्घर नदी के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सरस्वती नदी के बारे में, क्योंकि सरस्वती नदी का ही भाग घग्घर था। तो घग्घर को तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी को वैदिक नदी भी कहा जाता है। देखिए इसमें तो नहीं दिया है, अगले वाले इमेज में इसको वैदिक नदी, देखिए वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। इसको देखिए वैदिक सरस्वती नदी भी कहा जाता है। अगर सरस्वती की बात करें तो सरस्वती एक, देखिए वैदिक नदी होने के से ही पता चलता है कि ये पौराणिक नदी है। पौराणिक नदी है जिसका वर्णन वेदों में होता है, जिसकी चर्चा वेदों में की गई है। वेदों में इसकी चर्चा किस नाम से की गई? तो प्लाच्छवी, प्लाच्छवती, वेद स्मृति, प्लाच्छवती, वेद स्मृति और वेदवती किस नामों से की गई है? तो प्लाच्छवती, वेद स्मृति, वेदवती, इन सभी नामों से की गई है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इस सरस्वती नदी को, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन मिलता है। इसका वर्णन अन्नवती या फिर उदकवती, इसी को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन मिलता है। और सरस्वती का एक हिस्सा अब तक हरियाणा में घग्घर के रूप में मौजूद है। सरस्वती का ही जो हरियाणा में घग्घर के रूप में, देखिए सरस्वती नदी का ही एक रूप घग्घर नदी के रूप में हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा में मौजूद है, बाकी का आपका रेगिस्तान में चला गया है। रेगिस्तान में जाने के बाद ये थार रेगिस्तान के किनारे कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये देखिए यहाँ थार के मरुस्थल में जाने के बाद ये गायब हो गई है। ये नदी घग्घर या सरस्वती नदी वहाँ जाने के बाद राजस्थान में ये गायब हो गई है।
अब घग्गर की लंबाई तो बता ही दिए हैं, घग्गर की लंबाई तो थोड़ी सी है। हम बताए हैं पूरा आपको सरस्वती की लंबाई यानी 465 किलोमीटर। यही है, इसी का भाग है घग्गर। तो घग्गर पढ़ाते वक्त हम बता दिए थे। तो इसका कुल लंबाई कितना है? 465 किलोमीटर है, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये सरस्वती। हो गया आपका ये सरस्वती और घग्गर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सरस्वती और घग्गर के बाद हम देख लेते हैं अरवारी नदी। अरवारी नदी की बात करें तो अरवारी नदी बहुत छोटी सी नदी है, राजस्थान की बहुत छोटी सी नदी है। अरवारी नदी राजस्थान की बहुत छोटी सी नदी है। सबसे छोटी पूरे विश्व में अगर बात करें सबसे छोटी नदी तो अरवारी नदी है। अरवारी नदी ये है आपकी अरवारी नदी। देखिए राजस्थान में यहाँ राजस्थान में ये अरवारी नदी बहती है। ये लोकेशन मैप ऑफ अरवारी रिवर बेसिन। देखिए अरवारी रिवर बेसिन कहाँ इसका लोकेशन दिखा रहा है? तो राजस्थान में। देखिए राजस्थान में इसका बेसिन है, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ है राजस्थान में। और भारत की ये सबसे छोटी, भारत की ही नहीं देश की सबसे छोटी नदी इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई सिर्फ 90 किलोमीटर है और ये राजस्थान में बहती है। लोकेशन ऑफ द रिवर अरवारी रिवर, लोकेशन ऑफ द अरवारी रिवर, ये है आपका अरवारी रिवर का लोकेशन। तो देख लीजिए उद्गम यहाँ से हुआ है और 90 किलोमीटर में ही ये सिमट गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो मात्र 90 किलोमीटर। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं लूनी नदी को। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसका अध्ययन हम कर ले रहे हैं। बाकी बहुत सी नदियां हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो नदियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लूनी नदी। आगे लूनी नदी, तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी का लोकेशन ये है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी ये आपकी लूनी नदी। और ये देखिए कच्छ का रण है और ये नाग पहाड़ी अजमेर है। ये पोंडलू नागौर है जो राजस्थान में है। तो ये पोंगड़ू नागौर है और ये नाग पहाड़ी है जो अजमेर में है। अब देखिए ये जो लूनी नदी है, लूनी नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। इधर से देखिए जोजड़ी नदी आ रही है जो नागौर और जोधपुर को अलग कर रही है। नागौर और जोधपुर को कौन सी नदी अलग कर रही है? जोजड़ी। और ये नाग पहाड़ी से यानी अजमेर से निकल रही है। ये नदी लूनी है, ये वाली नदी लूनी है और इसी में मिल जाएगी। सॉरी, ये दो नदियों से मिलकर नहीं बनी है, इसकी गहराई कम है। ये कलर आपको दिख रहा है तो लूनी का कलर आगे बढ़ रहा है, यानी कि लूनी नदी नाग पहाड़ी से जो अजमेर से निकली है लूनी नदी निकली है। और ये जो पोंगड़ू नागौर से निकली है पोंडलू जोजड़ी नदी निकली। जोजड़ी नदी की गहराई कम है और इसकी गहराई अधिक है, तो ये लूनी नदी के नाम से ही आगे जानी जाएगी। यानी ये इसकी सहायक नदी है, जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये अजमेर के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह दक्षिण पश्चिम राजस्थान का नागौर पाली, देखिए ये दक्षिण पश्चिम में ये नागौर है। नागौर यहाँ दिया है, बाकी और दिया नहीं है। ये कहाँ कहाँ जाती है? तो नागौर जाती है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, इधर ही सब हैं। पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौन, इन सब क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कितना प्रवाहित होती है? तो 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हैं। और इसका
अन्य नाम, अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जान ही रहे हैं। और इसका लास्ट में देखिए स्टेप कहाँ जाकर सूख रहा है, तो कच्छ के रण में। ये गुजरात के कच्छ के रण में इसका अंत हो जा रहा है। ये ना तो किसी सागर में जा रही है और ना ही किसी महासागर में जा रही है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। लूनी को बहुत से नामों से जाना जाता है। इस नदी की बात करें तो इसके उद्गम स्थल पर, जहाँ से ये इसका उद्गम स्थल होता है, वहाँ पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। और उसके आगे बढ़ती है तो इसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। वो वाली सरस्वती नहीं, घग्घर वाली, इसको सरस्वती, फिर जाकर इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। फिर जाकर इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी अंतःस्थली नदी है। अंतःस्थली नदी होने के कारण ये मौसमी नदी होगी। मौसमी नदी ये केवल वर्षा काल में ही इस नदी में पानी ज़्यादा मात्रा में आता है। बाकी लूनी नदी में पानी की मात्रा की कमी हो जाती है। और लूनी नदी का पानी जब बलोतरा तक पहुंचता है तो मीठा रहता है। बलोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। यही बलोतरा आपके राजस्थान में ही बलोतरा है। राजस्थान के बलोतरा में पहुंचता है। बलोतरा, यहाँ तक इसका पानी मीठा होता है। इसका पानी इसके जब आगे बढ़ता है तब खारा हो जाता है। बलोतरा के आगे जब बढ़ता है इसका पानी खारा हो जाता है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये देखिए, इसकी दाएं, कुछ नदियां दाएं से आकर मिल रही हैं, कुछ बाएं से। दाएं से सिर्फ ये एक नदी आकर मिल रही है जो दधिया जोधपुर में मिल रही है। जोधपुर में, जिसको हम लोग पहले ही देख लिए, पोंडलू नागौर से निकल रही है। ये जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी इसकी सहायक नदी है जो दाएं तट से मिल रही है। ये कही नदी है दाएं तट वाली, बाकी सब की सब बाएं तट वाली हैं। देखिए एक ही नदी जो जोजड़ी है यही दाएं तट से आकर मिल रही है। अब बाएं तट की अगर बात करें तो ये देखिए, बाएं तट में ये कहाँ मिल रही है दाएं तट वाली, तो दधिया जोधपुर में मिल रही है, राजस्थान में। और ये बाएं तट वाली बात करें तो ये लाखर, ये पाली में मिल रही है। यानी नागौर जोधपुर पाली में ही ये अपने जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, दक्षिण पश्चिम में ये नागौर जोधपुर पाली ये सब हम लोग पढ़े, बाड़मेर। तो ये नदी आकर कहाँ मिल रही है, एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है बांडी। बांडी नदी पाली में इसको बांडी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले ये बांडी और मीठड़ी फर्स्ट, मीठड़ी भी और मिलेगी, तो मीठड़ी फर्स्ट और बांडी, इन दो नदियों के मिलने के बाद ये बांडी के इधर मीठड़ी का पानी कम गहरा, बांडी का पानी अधिक गहरा, जहाँ संगम होता है तो उसके आगे इसको बांडी के नाम से जाना जाता है। ये बांडी आकर लूनी नदी में लाखर यानी पाली में जाकर लूनी नदी में मिल जाती हैं। और दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी ये है देसुरी नदी, जो पाली से इसका उद्गम हुआ है। ये जब सूकड़ी, इसको आगे सूकड़ी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। यही सूकड़ी नदी जाकर समादड़ी बाड़मेर में, जो बाड़मेर का समादड़ी स्थान है, वहीं जाकर ये लूनी नदी में मिल जा रही हैं। और आगे है देखिए, यहाँ हमको मिला था मीठड़ी फर्स्ट, यहाँ हम लोग पढ़े थे मीठड़ी फर्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे मीठड़ी सेकेंड। तो मीठड़ी सेकेंड देखिए आ रही है मंगला बाड़मेर के पास मिल रही है। लूनी नदी में मंगला बाड़मेर के पास मिल रही है। और आगे है आपका एक गोरिया पाली, जो पाली से निकले गोरिया पाली, शेरगांव सिरोही से जो निकल रही है वो खारी नदी है। और ये जो गोरिया पाली से निकल रही है ये इसको जवाई कहा जाता है। आगे इसको ये नदी जवाई नदी के नाम से जानी जाती है और ये नदी खारी।
आगे दोनों नदियाँ मिल रही हैं तो सायला जालौन में ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं, यहीं से इसका नाम सूकड़ी सेकंड हो जाता है। सूकड़ी सेकंड के बाद ये आगे जाकर गूढ़ा बाड़मेर में मिल जाता है लूनी नदी से। गूढ़ा बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाता है। अब ये नदी लूनी नदी आगे बढ़ती है तो इसको एक नदी और इसमें आकर मिलती है जो इसकी सहायक नदी है सागी। सागी नदी भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। ये नदी कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये तो था आपका लूनी। और लूनी की बात करें तो देखिए जोधपुर ज़िला में एक इस नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। पाली में जवाई और जालौन में इसको सूकड़ी। देखिए जोधपुर में इसको जोधपुर में लूनी, जोधपुर में इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। और जब ये जवाई में जाती है, जवाई यानी पाली में जाती है तो इसी को जवाई के नाम से जाना जाता है। जवाई के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जोधपुर है, जोधपुर में इसको किस नाम से जाना जाता है, लूनी। और आगे बढ़ती है जब ये पाली में जाती है तो इसको देखिए जवाई के नाम से जाना जाता है। ये तो गूढ़ा बाड़मेर है तो जवाई इसको यहाँ गूढ़ा बाड़मेर दिया है। और ये बांडी है, यहीं पर इसको जवाई के नाम से भी जाना जाता है। और आगे सूकड़ी दिया है तो सूकड़ी जालौन। सूकड़ी कहाँ, ये बाड़मेर यानी ये जालौन। ये देखिए जालौन, ये पाली। सूकड़ी जालौन में इसको सूकड़ी के नाम से जाना जाता है। जवाई में इसको पाली के नाम से जाना जाता है, मतलब पाली ज़िले में इसको जवाई के नाम से जाना जाता है। और सूकड़ी में इसको जालौन के नाम से जाना जाता है। जालौन ज़िले में इसको सूकड़ी के नाम से जाना जाता है। पाली ज़िले में इसको जवाई के नाम से जाना, जोधपुर में लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर में जब लूनी नदी के नाम से जाना जाता है तो इस पर एक बांध बनाया गया है, वहीं पर जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध किस नदी पर है तो लूनी, और कहाँ है तो जोधपुर में। उसके बाद जवाई में इस पर जवाई बांध बनाया जाता है। जब इसको पाली नदी के नाम से जाना जाता है तब इस पर एक बांध बनाया जाता है जवाई बांध। और तीसरा जब सूकड़ी के नाम से इस नदी को जाना जाता है जालौन में तो इस पर बांकली बांध बनाया जाता है। तो इस पर कौन सा बांध बनाया जाता है, बांकली। जसवंत सागर लूनी नदी पर जोधपुर में बनाया गया है। जवाई बांध जवाई में, पाली ज़िले में बनाया गया है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालौन में बनाया गया है। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख अंतःस्थलीय नदियाँ। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, नदी वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कुछ भारत की झीलों को देख लेंगे, जलप्रपातों को देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।